हेलो गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। आज हम उसमें अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो हम पढ़ेंगे कि ये तीन फैक्टर्स हमारे पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे इन द 1990s, वो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मेनली इसमें हम बीजेपी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी से ही हमारे सेकुलरिज्म निकल के आता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को फॉलो किया था। तो देखो, पहले जब जनता पार्टी बनी थी तो जनता पार्टी में कौन थे? भारतीय जनसंघ एंड ऑल दोज नॉन कांग्रेस पार्टीज़ जो मिलके कांग्रेस को पावर में से बाहर रखना चाहते थे। तो ठीक है, लेकिन बीजेपी कब फॉर्म हुई? बीजेपी तब फॉर्म हुई आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ जनता पार्टी का एक हिस्सा था, ठीक है, लेकिन 1980 में जब जनता पार्टी जीत नहीं पाई, उसके बाद इन्होंने अपना ब्रेकअप कर लिया एंड 1980 में इन्होंने बीजेपी को एक अलग पार्टी की तरह फॉर्म कर लिया। अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ से तोड़ के बीजेपी बना ली। एंड 1980 और 1984 के इलेक्शंस में ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और तब इनका आइडियोलॉजी क्या थी? गांधीयन सोशलिज्म। मेनली जो भारतीय जनसंघ की थी वही ये फॉलो करते थे। लेकिन 1986 में इन्होंने चेंज किया। इन्होंने बोला कि हम हिंदुत्व एलिमेंट जो है अपनी आइडियोलॉजी में इंक्लूड करेंगे। हिंदुत्व या हिंदू नेशनलिस्ट एलिमेंट, मतलब हम पूरे जो हिंदूज़ हैं इंडिया में उनको मोबिलाइज करेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे और उन्हीं के नाम से अपनी आइडियोलॉजी रखेंगे। अभी हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व मतलब हिंदूनेस। कितनी हिंदूनेस है हमारे पूरे इंडिया में? तो इनके ओरिजिनेटर कौन है? वी.डी. सावरकर। एंड इन्होंने हिंदूनेस को, हिंदुत्व को ही बताया है बेसिस ऑफ इंडिया, कि हमारा इंडिया इसी के ऊपर स्टैंड करता है। एंड इसका बेसिस, इसका आइडियोलॉजी क्या है कि इंडियंस शुड नॉट ओनली एक्सेप्ट इंडिया एज पितृभू, मतलब सिर्फ इंडिया को पितृभू नहीं मानना है कि हमारा फादर लैंड है, बल्कि इसको अपनी पुण्य भू भी मानना है। हमारी होली लैंड भी यही है, हमारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इंडिया के साथ जो है वो लिंक्ड है, ठीक है। और इन्होंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बिल्ड हो सकता है जब उसका स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड कल्चर हो। मतलब अगर हमने इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, तो हमारा जो कल्चर है और हमारे जो हिंदू हैं उनको भी हमें स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी टाइम पे 1980s के टाइम पे दो डेवलपमेंट्स हुई जिसने हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स को और इन्फ्लुएंस किया। कौन से थे? एक शाह बानो केस एंड एक अयोध्या डिस्प्यूट। फर्स्ट आता है शाह बानो केस, जो कि 1985 में हुआ। एंड इसमें क्या था कि एक 62 ईयर ओल्ड मुस्लिम वुमेन थी और उन्होंने डिवोर्स के बाद अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस जो है वो डिमांड की कि मुझे डिवोर्स के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं मुझे वो चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया एंड उसने सुप्रीम कोर्ट में जब अपना केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सपोर्ट किया एंड उसके फेवर में रूलिंग दी। लेकिन मुस्लिम्स, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो रूलर्स थे, उन्होंने बोला कि ये हमारी इंटरफेरेंस है इन मुस्लिम पर्सनल लॉज, कि आप हमारे जो मुस्लिम्स के रूल्स हैं उनके अंदर जाके इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। एंड फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने पास किया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। एंड इसमें उन्होंने क्या बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नलीफाई कर देंगे, कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को रिस्पेक्ट करके जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हम उसको कैंसिल कर देंगे। एंड ये गवर्नमेंट का जो ये एक्शन था, ये मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, जो भी रूलर्स थे डिफरेंट पार्टीज़ के, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि आप सिर्फ जो मुस्लिम के अंडर आकर, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आकर जो सही चीज़ वो डिमांड कर रही है उसको भी आप नलीफाई कर रहे हो। एंड इट लीड टू प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसाइज। एंड इन्होंने बोला कि बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस का जो ये एक्शन है इट इज़ फॉर अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स, की सिर्फ मुस्लिम्स की माइनॉरिटी को खुश करने के लिए ये किया गया है, अदरवाइज़ ये एक राइट डिसीजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अयोध्या डिस्प्यूट। तो अयोध्या में क्या था? एक ऑर्डर आया फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। उन्होंने बोला 1986 में कि जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पे एक मस्जिद थी, मॉस्क थी, कि उसके गेट्स जो है वो ओपन कर दिए जाए ताकि हिंदूज़ जो है वहाँ पे जाके प्रेयर्स कर सकें। अभी इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि 1940s में इस मॉस्क को क्लोज़ कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? पहले इसके बारे में समझो कि जो ये मॉस्क थी ये 16th सेंचुरी में बनाई गई थी बाय बाबर जनरल मीर बाकी। उन्होंने जब ये मॉस्क बनाई तो तब ये माना जाता था कि जब ये मॉस्क बनी थी पहले वहाँ पे राम मंदिर होता था, एंड इसको तोड़ के आफ्टर डिमोलिशिंग अ टेम्पल एक मॉस्क बनाई गई। एंड इसी से डिस्प्यूट चलते चलते 1940 में इस मॉस्क को फाइनली बंद कर दिया गया कि ये जो डिस्प्यूट है ये कंटिन्यू होता जाएगा, हम पहले मॉस्क को बंद कर देते हैं। एंड फाइनली 1940 के बाद 1986 में ऑर्डर आया कि अभी ये कोर्ट जो है, अभी ये जो मॉस्क है इसको खोल दिया जाए, वहाँ पे हिंदूज़ जो हैं प्रेयर्स करने जा सकते हैं। लेकिन जब ये ऑर्डर आया फिर मोबिलाइजेशन शुरू हो गई, कम्युनल वायलेंस शुरू हो गया,
क्योंकि मोबिलाइजेशन बिगेन बाय बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, दोनों अपने अपने जो एक्शंस हैं उनमें लग गए कि हमें अभी क्या करना है, कैसे करना है। एंड मेजर नेशनल क्वेश्चन एंड कम्युनल टेंशन, ये छोटा सा अयोध्या में एक एरिया नेशनल क्वेश्चन बन गया, पूरी नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लग गया। एंड कम्युनल टेंशंस होने लगी। कम्युनल मतलब जो कम्युनिटीज़ के बीच में होती है, जैसे मुस्लिम्स और हिंदूज़ के बीच में, तो टेंशंस होने शुरू हो गई। एंड बीजेपी ने क्या किया, इसको एक पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल फ्लैंक बना लिया कि हम इस इशू को अपनी पॉलिटिक और हमारे इलेक्शंस के लिए इसको एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे कि हम इसी इशू को लेके अपनी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने आरएसएस एंड विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलके इसको फॉलो किया। देन उन्होंने इसको मोबिलाइजेशन को और बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक रथ यात्रा निकाली, ठीक है, मेजर मार्च निकाला इन्होंने फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश, ताकि हम ये अयोध्या का डिस्प्यूट सॉल्व करके वहाँ पे राम मंदिर बना सकें। डिमोलिशन के बाद क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे। तो दिसंबर 1992 में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज कर सेवक, मतलब जो चाहते थे कि वहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए, उन्होंने एक कर सेवा बनाई। कर सेवा मतलब वॉलंटरी सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत टेंस होने लगी क्योंकि अब जो है फाइनली उन्होंने बोल दिया कि हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे राम मंदिर में। जब इससे टेंशन होनी शुरू हो गई एंड फाइनली 6 दिसंबर 1992 को जाके बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर फ्रॉम ऑल अराउंड इंडिया और उन्होंने वो मॉस्क को तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। एंड इससे क्या हुआ, वॉयलेंट क्लैशेस शुरू हो गए बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। एंड मुंबई में भी दोबारा से वॉयलेंस शुरू हो गए एंड इट कंटिन्यूड फॉर 2 वीक्स। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को संभाल के रखो, इसके सिक्योरिटी को बनाए रखो, लेकिन फिर भी ये गलत हो गया एंड फाइनली जो उसकी मॉस्क थी उसको डिमोलिश कर दिया गया। अभी इसके इफेक्ट क्या हुए, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी यूपी में एंड उसको जो है उसको डिसमिस कर दिया गया। एंड बाकी स्टेट्स में जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसको प्रेसिडेंट रूल के अंडर डाल दिया गया। एंड सीएम जो थे यूपी के, उनके ऊपर केस फाइल किया गया फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब उन्होंने ये सिक्योरिटी दी थी कि मैं इस टेम्पल को संभाल के रखूँगा, इसकी जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखूँगा। लेकिन उन्होंने जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह का धोखा हो गया उनके साथ, तो उन्होंने केस जो है फाइल कर दिया सीएम ऑफ यूपी के खिलाफ। एंड इट वाज कंसीडर्ड अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि सेक्युलरिज्म ये मानता है कि सारे रिलीजन्स जो है वो इक्वल है, लेकिन फिर भी एक रिलीजन के लोग ने एक मॉस्क को तोड़ दिया, तो इसलिए सेक्युलरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटी मुस्लिम राइट्स गुजरात में। तो फरवरी मार्च 2002 में क्या हुआ, वायलेंस शुरू होगी अगेंस्ट मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत गलत काम किया था एट गोधरा, एक स्टेशन था गुजरात में, उन्होंने बोगी ऑफ ट्रेन विच कैरिड द कर सेवक्स वॉज सेट एट फायर। जो कर सेवक्स अयोध्या से वापस आ रहे थे, वहाँ पे गोधरा पे उनकी ट्रेन के एक बोगी को आग लगा दिया गया, जहाँ पे 57 पीपल जो है वो मर गए। एंड उसके बाद इसके इफेक्ट के कारण 1100 पीपल जो है उनकी डेथ हुई। एंड मोस्टली वो मुस्लिम्स थे, क्योंकि मुस्लिम्स को ही इसका कारण बताया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने ही इसको आग लगाई थी ट्रेन को, एंड दैट्स वाई उन्हीं को मेनली यहाँ पे टारगेट किया गया एंड उन्हीं की डेथ हुई। अभी इसके इफेक्ट क्या हुए, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन फेलिंग टू कंट्रोल वायलेंस, प्रोवाइड रिलीफ एंड प्रोसिक्यूट द गिल्टी। कि उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि आपने वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाए आप, एंड आप रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सके, जो विक्टिम्स हैं जो यहाँ पे जो सफ़र कर रहे हैं उनको आप रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। एंड प्रोसिक्यूट द गिल्टी मतलब जिसकी गलती है आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, उनको सज़ा नहीं दे रहे हो। एंड इलेक्शन गुजरात में होने थे लेकिन इनको पोस्टपोन कर दिया गया बाई इलेक्शन कमीशनर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा इलेक्शन 2004 एंड 2009 में क्या हुआ। उसका रिजल्ट था कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी बीजेपी की कोalition, उसको वो हार गई एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अंडर मनमोहन सिंह कांग्रेस की वो जीत गई। एंड 2009 में भी यही हुआ, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखने वाली है कि 2004 एंड 2009 में बीजेपी और कांग्रेस में जो वोट्स का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा कम था। एंड इसी के बाद 2014 एंड 2019 में बीजेपी अंडर द कोalition ऑफ एनडीए वो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोइंग कंसेंसस, कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में 4 चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंसेंसस है। कंसेंसस मतलब आपसी समझौता, कि ये 4 चीज़ें सब एग्री करते हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो हमने इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लेके आई हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हमने उनको फॉलो करना है ताकि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट हो सके। देन एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जब मंडल इशू राइज हुआ तो उन्होंने जो ओबीसीज वगैरह हैं उनके राइट्स को उन्होंने रिकोगनाइज़ किया एंड फाइनली उन्होंने बोला कि हम एक्सेप्ट करेंगे इनके पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स को। देन रोल ऑफ स्टेट पार्टीज इन गवर्नेंस, अब सेंटर ही नहीं स्टेट पार्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन गवर्निंग द कंट्री।
तो इसीलिए जो स्टेट पार्टीज़ है अब फाइनली वो पॉलिटिकल लेवल पे नेशनली भी रूल करती है। तो स्टेट लेवल पार्टीज़ आर ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेगमेटिक पॉलिटिक्स रेदर देन आइडियोलॉजिकल। प्रेगमेटिक मतलब जो प्रैक्टिकली हम लॉजिकली बात करते हैं वो ऐसी पॉलिटिक्स को अपनाना चाहिए रेदर देन दोज विच आर ओनली आइडियोलॉजिकल। ठीक है, आइडियोलॉजिकल ही नहीं, हम प्रैक्टिकली भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गई। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।